बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल एक कंडीशन है जो मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड है, जिसको हम लोग इम्पोटेंसी के नाम से जानते हैं। ये इम्पोटेंसी के जो पेशेंट हैं आजकल बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। हमारी ओपीडी में मोर देन 80% पेशेंट जो है आजकल इम्पोटेंसी के तशरीफ़ ला रहे हैं। जिसमें परेशानी क्या है कि बहुत परेशान हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि कोई भी डिज़ीज़ अगर किसी शख्स को हो, कोई भी बीमारी हो, अगर वो उसका इलाज करे और वो बीमारी ठीक हो जाए तो वो बिल्कुल कोई परेशान होने वाली बात नहीं होती है। परेशानी असल वहाँ से शुरू होती है जब वो लोग उस डिज़ीज़ के लिए, उस बीमारी के लिए दवाएं लेना शुरू कर देते हैं। जो उनको पता चलता है, जहाँ से जैसे उनको पता चलता है उस तरीक़े से वो लोग दवाएं स्टार्ट कर देते हैं, ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद उनको इस बीमारी में कोई खातिर ख़्वाह जब फ़ायदा नहीं मिलता है तब उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और वो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में मुब्तला होते चले जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं कि असल कारण क्या है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इम्पोटेंसी बेसिकली होता क्या है, किस कंडीशन में हम कहते हैं पेशेंट को कि ये इम्पोटेंस है, कब हम कहते हैं और कब ये आप लोगों को नहीं सोचना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको ये परेशानी होती ही नहीं है, लेकिन वो अपने आप पर इस बीमारी को सवार कर लेते हैं। वो लोग ये मान लेते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो इम्पोटेंस का शिकार हो गए हैं। हालांकि वो इम्पोटेंस, उनके अंदर इम्पोटेंस नहीं होता है, वो इम्पोटेंसी का शिकार नहीं होते हैं, उनके अंदर ये डिज़ीज़ नहीं होती है। लेकिन चूंकि उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है तो इस वजह से उनके अंदर उस तरह के सिम्टम्स साइकोलॉजिकली देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे ये जो गलतफहमी लोगों के अंदर है कि भाई इम्पोटेंसी क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या उनके अंदर सच में इम्पोटेंसी है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हम समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप पता लगा सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर इम्पोटेंसी आपके अंदर आ जाए तो फिर आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको इसका इलाज करना चाहिए, आप लोग क्या गलतियाँ करते हैं, किस तरीक़े से आप लोग इसका इलाज करते हैं कि ये बीमारी आपकी ठीक नहीं होती है, और किस तरीक़े से आपको इलाज करना चाहिए ताकि ये बीमारी आपकी ठीक हो जाए। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। यह हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप बहुत ज़माने से परेशान हैं, इलाज करा करके थक चुके हैं, दवाएं खा करके थक चुके हैं, लेकिन आपको ये बीमारियां जो हैं आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, आपको कोई खातिर ख़्वाह आराम नहीं मिल रहा है, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप नहीं आ सकते हैं, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए, इम्पोटेंस होने का मतलब क्या है? कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स, है ना। अगर आप इस काबिल नहीं हैं, कम्प्लीटली आप इस काबिल नहीं हैं कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म ना कर सकें। ये आपके अंदर मल्टीपल कारणों से हो सकता है, और मल्टीपल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के मजमूए का नाम भी इम्पोटेंस है। फॉर एग्जांपल, एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। कुछ लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है जिसके नतीजे में उनके अंदर इम्पोटेंसी हो सकती है। दूसरे नंबर पे कुछ लोगों में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी हो सकता है जिसके नतीजे में उनके अंदर इम्पोटेंसी हो सकती है। लोगों के अंदर एक गलत फहमी ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन का नाम ही इम्पोटेंसी है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। इम्पोटेंसी जो है ये एक कंबाइंड सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का नाम है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का जो है नाम है। जिस तरीके से मैंने डेफिनेशन में आपको बताया कि अगर आप इस काबिल नहीं हैं कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकें तो वो आपके अंदर इम्पोटेंसी कहलाता है। वो किसी भी कारण से हो सकता है, वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से हो सकता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की वजह से हो सकता है, या और भी किसी कारण से आपके अंदर इम्पोटेंसी हो सकता है जिस वजह से आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म कर सकें। लेकिन
मोस्ट कॉमनली ये कंसिडर किया जाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से ही, बिकॉज अगर इरेक्शन आ जाता है तो किसी न किसी तरीके से थोड़ा बहुत वो सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म कर सकते हैं। ये अलग बात है कि संतुष्टि होती है या नहीं, सेटिस्फेक्शन होता है या नहीं, है ना, जो जिस तरीके से अराउजल होना चाहिए वो अराउजल होता है कि नहीं, वो एक अलग बहस है। लेकिन ये है कि अगर इरेक्शन अचीव हो जाता है तो आम तौर पे सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी भी तरीके से थोड़ा मोड़ा करके किया जा सकता है। बहुत सारे लोग गलती इसमें अब ये करते हैं यहाँ पर कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक ऐसी टर्म है जिसको, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में हमने आप लोगों को बहुत बताया हुआ है कि किस किस तरीके से इरेक्टाइल डिसफंक्शन लोगों के अंदर होता है। अब अगर आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन इस तरीके का हो कि कंप्लीटली इरेक्शन आ नहीं रहा है और बहुत टाइम से नहीं आ रहा है, अगर ऐसा है कि कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, तो इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन जनरली इम्पोटेंसी वाला इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं कहा जाता है। थोड़ा समझने की कोशिश करिए, है ना, परेशान मत होइए। देखिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जब हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक जनरल इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात करते हैं तो उसमें बहुत तरीक़ों से उसको देखते हैं, क्या इरेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कंप्लीट इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अगर आ रहा है तो क्या वो हार्ड इरेक्शन आ रहा है या लो इरेक्शन आ रहा है। अगर लो इरेक्शन आ रहा है तो भी हम उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कह देते हैं। इरेक्शन आ रहा है, हार्ड इरेक्शन आ रहा है, लेकिन वो सस्टेन नहीं रह रहा है, मेंटेन नहीं रह रहा है, सस्टेनेबिलिटी का प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन कह देते हैं। लेकिन इम्पोटेंसी की बात अगर आएगी तो उस कंडीशन में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कंप्लीटली अब्सेंस होना तब इम्पोटेंसी कहलाएगा। अगर लो इरेक्शन भी आ रहा है, सस्टेनेबिलिटी का भी प्रॉब्लम है, तो उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो कह सकते हैं लेकिन इम्पोटेंसी नहीं कह सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, इसको समझने की कोशिश करिए। अब डिफरेंस ऐसा क्यों है उसको भी समझने की कोशिश करिए। बहुत सारे लोगों में लो इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है या सस्टेनेबिलिटी का प्रॉब्लम होता है, इरेक्शन आता है लेकिन वो मेंटेन नहीं रहता है। ऐसी कंडीशन में भी वो लोग ये समझ लेते हैं कि उनको इम्पोटेंसी है, हालांकि उनको इम्पोटेंसी नहीं है, उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन, काइंड ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, बट उनको इम्पोटेंसी नहीं है। ऐसी कंडीशन में अगर उन्होंने ये तस्लीम कर लिया, ये एक्सेप्ट कर लिया कि उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इम्पोटेंसी है, बेसिकली ये मान लिया उन्होंने, तो ऐसी कंडीशन में उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से, उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी डेवलप होती है जिसको परफॉर्मेंस एंजाइटी कहते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, लॉस ऑफ लिबिडो, लॉस ऑफ स्टेमिना, लॉस ऑफ एनर्जी उनके अंदर आता है, जिसके नतीजे में उनके अंदर फिर आखिर में चल करके इम्पोटेंसी का वो लोग शिकार हो जाते हैं। एक तो गलती लोग ये करते हैं, तो आप लोगों को ये समझना है कि इम्पोटेंसी का मतलब कंप्लीट एब्सेंस ऑफ इरेक्शन। अगर इस ये है तब इम्पोटेंसी है, अदरवाइज आपको इम्पोटेंसी नहीं है, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकते हैं, वो एक अलग बहस है। दूसरे नंबर पे लोग गलती क्या करते हैं, ये कंफर्म हो जाता है कि उनको इम्पोटेंसी है, ये कंफर्म हो जाता है कि उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं फॉलो करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती आजकल हम जो लोगों में देखने को पा रहे हैं। ये बहुत सारे पेशेंट हमारे पास, मोर देन 40% पेशेंट ऐसे आते हैं जो ये हिस्ट्री देते हैं कि हमने डॉक्टर साहब जितनी भी मेडिसिन अभी तक दुनिया में अवेलेबल हैं वो सब हमने खा ली हैं, कोई मेडिसिन हमने छोड़ी नहीं है और हमको किसी मेडिसिन से अब कुछ हो नहीं रहा है, तो आप दुआ कर दीजिए या कुछ स्पेसिफिक आप अपने पास से हमको बना करके दीजिए। इस तरह की बातें लोग करते हैं। अब परेशानी क्या है, ये लोग इतनी दवाएं, इस तरह की दवाएं सब खा डालते हैं जिसके नतीजे में उनके अंदर दिक्कत ये है कि दवाओं का एक तरह से उनकी बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। वो दवाएं जो पहले काम कर सकती थी अब वो दवाएं उतनी अच्छे से काम नहीं करती हैं, जिसके नतीजे में उनके ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो ये एक तो सबसे बड़ी परेशानी। दूसरा ये कि मार्केट में मेडिसिन अवेलेबल है, मेनफोर्स, वैग्रा, टेडालाफिल, सिल्डेनाफिल, है ना, इस तरह की दवाएँ जो हैं बहुत कसरत से लोग खाते हैं आजकल, और इतनी ज़्यादा कसरत से खाने की वजह से उनकी बॉडी इन ख़तरनाक दवाओं की जो है वो आदी हो जाती है, हैबिचुअल हो जाती है, जिसके नतीजे में अब ये हर्बल दवाएं इतना जल्दी रिस्पांस नहीं करती हैं। कंडीशन एक ये भी और ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो जो दवाएं पहले वो खा रहे थे वो दवाएं भी उनकी काम करना बंद कर देती हैं। उनको अब ना तो सिल्डेनाफिल से कुछ होता है, ना टेडालाफिल से कुछ होता है, ना ओवानाफिल से कुछ होता है, कुछ नहीं होता। अब जा करके वो कहीं से पता चलता है डॉक्टर साहब के बारे में, बस वो चले आते हैं। अब ऐसी कंडीशन में उनको ये समझाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ये आप लोगों को ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि भाई ये अब इतनी जल्दी आराम नहीं आएगा। आप 1-2 महीने की मेडिसिन खाएं और बिल्कुल परेशान हो जाएं कि भाई हमको तो उस तरीके के रिजल्ट ही नहीं मिल रहे जिस तरीके से टेडालाफिल से मिलते थे, तो नहीं मिलेंगे। आप लोगों को थोड़ा आराम से सब्र के साथ इलाज
जो है वो शुरू करना है, फॉलो करना है, ये मानते हुए, ये एक्सेप्ट करते हुए कि भाई अब इतनी जल्दी आपको आराम नहीं आएगा, इस कंडीशन में टाइम लगेगा और धीरे धीरे इसकी रिकवरी हो जाती है। तो आप लोगों को होपफुली आज की इस वीडियो से जो हम इन्फॉर्मेशन आप लोगों को डिलीवर करना की कोशिश कर रहे थे, आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज आप लोगों को ये बातें क्लियर हुई होंगी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, इम्पोटेंसी क्या होती है और आप लोग क्या गलती करते हैं, है ना, ट्रीटमेंट में क्या गलती करते हैं और सही से इलाज, जाहिर सी बात है आप अपने नियरेस्ट अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट करिए और कोशिश ये करिए कि अल्टरनेटिव पैथी में, स्पेशली यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आप कंसल्ट करिए, वहाँ पर इसका सही से इलाज करिए। इंशाल्लाह ये परेशानी जो है आपकी वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी, इस डिज़ीज़ का क्योरेबल ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा, परमानेंटली सोल्यूशन आपको हमारे यहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिल सकता है। अगर आपके यहाँ इस तरह के फिजिशियन नहीं हैं तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। पूरी दुनिया में हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अभी हम सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, लेकिन कंसल्टेशन आप वहाँ भी ले सकते हैं। आप कहीं पर भी हैं पूरी दुनिया में, आप हमारी वेबसाइट www.sairahealthcare.com पर विज़िट करिए और वहीं से आप अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट शेड्यूल करिए और आराम से हमसे आप डिस्कस करिए सारी चीज़ें। हम आपको आपकी जो हिस्ट्री है, आपकी जो कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको समझाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।